तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि झोंगरियोंग कुछ खाना और शराब लेके एक बेगर के पास आया था उससे मार्शल आर्ट सीखने के लिए, क्योंकि वो कोई बेगर नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था जिसे कि लोग बैटल किंग के नाम से जानता था। बैटल किंग ने झोंगरियोंग को मार्शल आर्ट सिखाने से इनकार कर दिया, तो झोंगरियोंग ने कहा था कि कम से कम आप मेरा टेस्ट तो लेकर देखिए, जिसके लिए बैटल किंग मान गया था। पहली बार झोंगरियोंग बैटल किंग से बहुत ही बुरी तरीके से पीट चुका था, जिसके बाद बैटल किंग ने उसको एक चाकू देकर बोला था, अगर तुमने मेरे बाल को भी काट दिया या फिर मेरे कपड़े को भी थोड़ा सा खरोच दिया तो फिर मैं तुम्हें वो फिश टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम सीखना चाहते हो। जिस पर झोंगरियोंग ने कहा था कि आप मुझे साथ में पाम टेक्निक भी सिखाएंगे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में झोंगरियोंग आगे बोलता है, जिस तरीके से पाम और फिश दोनों एक ही हैं, उसी तरीके से फिश टेक्निक और पाम टेक्निक भी बिल्कुल एक ही है। अगर मैं आपके इस शर्त को जीत जाता हूँ तो फिर आप मुझे पाम टेक्निक भी सिखाएंगे। जिस पर बैटल किंग बोलता है, तुम्हें सच में ये दुनिया इतना ज्यादा आसान लगता है? चलो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर क्या? जिस पर झोंगरियोंग बोलता है, तो फिर मैं हर दिन आपके लिए एक बाटली शराब लेकर आऊंगा। इस बात को सुनते ही बैटल किंग तुरंत ही इसके लिए तैयार हो जाता है और इधर झोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। कोई भी 1 मीटर लंबी रस्सी को पकड़कर ज्यादा देर तक भागते हुए एटेको को डॉस नहीं कर सकता, और वो भी तब जब मेरे हाथ में एक हथियार और साथ में एक ऐसी एबिलिटी है जो मेरे लिए समय को धीमा कर देता है। जब वो मेरे एटेको को डॉस करने की कोशिश करेगा तब मुझे अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कम से कम उसके कपड़े को तो खरीदने में कामयाब होना ही चाहिए। इसी के साथ झोंगरियोंग बैटल किंग से पूछता है, तो क्या आप तैयार हैं? बैटल किंग बोलता है, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा बातें करते हो, अब देरी मत करो और चलो शुरू करो। जिसे सुनकर झोंगरियोंग बैटल किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन बैटल किंग बहुत ही तेजी के साथ फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी अटैकों को डॉस करने लगता है, जिस वजह से झोंगरियोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बैटल किंग से पूछता है, क्या मैं खुद को कंसंट्रेट करने के लिए जोर से चिल्ला सकता हूँ? बैटल किंग के हाँ बोलने पर वो एक बहुत ही जोरदार चीख मारता है और बैटल किंग उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि झोंगरियोंग बहुत ही बुरी तरीके से थका हुआ था और वो ये शर्त हार चुका है, क्योंकि वो बैटल किंग के बाद तो दूर की बात अपने को भी नहीं छू पाया है। बैटल किंग बोलता है, क्या अब तुम्हें एहसास हुआ कि फुटवर्क टेक्निक कितना ज्यादा डरावना हो सकता है? वैसे तुम्हारे मसल्स के हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने किसी बेसिक ट्रेनिंग लिया है। झोंगरियोंग बताता है, मेरे चाचा जी के कहने पर मैं हर दिन एक चट्टान की चढ़ाई करता हूँ। बैटल किंग के पूछने पर झोंगरियोंग बताता है, मेरे चाचा जी का नाम सेउक्सन है और वो एक स्क्वाड कमांडर है। जिसे सुनकर बैटल किंग पूछता है, क्या तुम माउंटेन ब्लेड वॉरियर के बारे में बात कर रहे हो? जिसे सुनकर झोंगरियोंग बोलता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? बैटल किंग बोलता है, उसका नाम तो पूरे होंगजो में सुना जाता है, तो फिर आखिरकार मैं उसके बारे में कैसे नहीं जान सकता? उनका ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, इसीलिए वो हमेशा बेसिक ट्रेडिंग करते रहे, लेकिन अब तो तुम्हारा उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तो फिर तुम मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? झोंगरियोंग बोलता है, क्योंकि अब मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही खास वजह है। बैटल किंग पूछता है, एक खास वजह? झोंगरियोंग बताता है, पहले मुझे ये एक सपने की तरह लगता था, एक ऐसा सपना जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन जब मैं नींद से जगा मैं सोचने लगा कि सिर्फ सपने को देखकर जिंदगी बिताना पूरी तरीके से बर्बादी है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं इसमें कामयाब हो भी पाऊंगा या फिर नहीं। ये बोलते हुए वो मिस सोसो के बारे में सोचने लगता है। बैटल किंग उसको बताता है, अगर तुम इसमें कामयाब
नहीं भी हो पाते हो तो भी तुम्हारा ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अगर तुम किसी एक भी ऐसी चीज को हासिल कर लेते हो जिसे तुम बहुत ही ज्यादा चाहते हो तो क्या इससे तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो जाएगा। इस बात को सुनकर झोंगरियोंग थोड़ा हैरान हो जाता है और बैटल किंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, और हाँ, मेरे लिए हर दिन एक बाटली शराब लाना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर तुम किसी दिन किसी काम की वजह से मेरे पास ना आ पाओ तो फिर मुझे पहले ही पैसे भेज देना ताकि मैं उसे खुद खरीद कर पी सकूं। जिसे सुनकर झोंगरियोंग अपने जेब में कुछ ढूंढते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको कुछ देता हूँ। लेकिन तभी बैटल किंग उसको एक पोटली दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो? मैंने इसे पहले ही तुमसे ले लिया है क्योंकि मुझे पता था कि तुम ये मुझे ही देने वाले हो। जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें स्क्वाड किंग रेसिडेंट में एक मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी पेविलियन का मास्टर, स्क्वाड किंग और शिपमेंट मैनेजर भी मौजूद होता है। दरअसल ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के किसी खास वजह के बारे में बातचीत किया जाता है और साथ ही में स्क्वाड किंग के बेटे अगले बारिश बनने के लिए एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकता है। हमें वहाँ पर झोंगरियोंग को भी दिखाया जाता है क्योंकि आज से स्क्वाड किंग ने उसे भी इन मीटिंगों में शामिल होने का ऑर्डर दिया है और तभी उसका नजर उसके दूसरे भाई और तीसरे भाई के ऊपर पड़ता है और वो दोनों ही झोंगरियोंग को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। जिसे देखकर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये मुझसे इतना ज्यादा नफरत करेंगे। इसके बाद आगे स्क्वाड किंग बातचीत को शुरू करने के लिए बोलता है, जिसे सुनने के बाद शिपमेंट मैनेजर एक स्क्रॉल को ओपन करते हुए बोलता है, हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। स्क्वाड किंग बोलता है, पहले बुरी खबर सुना। शिपमेंट मैनेजर बोलता है, एजेंसी में सबसे पहली बार नोक्वान पेविलियन ने हमसे पूछा है कि उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा क्योंकि वो लोग गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। जिसे सुनने के बाद स्क्वाड किंग पूछता है, आखिरकार वो लोग अचानक किसी दूसरे स्क्वाड एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाना चाहता है, और तो और उन लोगों ने हमारे सभी ओपोनेंटों में से गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को ही क्यों चुना है। येलो ड्रैगन पवेलियन का मास्टर बोलता है, ऐसा लगता है कि गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी ने हमसे भी कम प्रोटेक्शन फी का ऑफर किया है। इसके अलावा वो लोग गारंटी देता है कि वो लोग एक स्क्वाड मिशन के दौरान जितने स्क्वाड वॉरियरों की जरूरत होता है नहीं भेजेंगे और उन सबका रैंक सेम होगा। इसे सुनने के बाद रेड ड्रैगन पवेलियन का मास्टर बोलता है, अगर वो लोग इतना कम प्रोटेक्शन फी लेंगे तब तो वो लोग कोई भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे और सिर्फ अपने लोगों को सैलरी ही दे पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। पहले किंग वन पवेलियन और सोयंग पवेलियन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लिया है और अब नोक्वान पवेलियन भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहता है। ऐसे में तो वोल्सन ब्रिज के आसपास के सभी शराब खाने और ब्रोथलों पर गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का कब्जा हो जाएगा। पर्पल ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी मार्केट को खराब कर रहा है, लेकिन दिक्कत है कि हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि ना हम भी हमारे प्रोटेक्शन फी को कम कर दे। जिसे सुनने के बाद रेड ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि प्रोटेक्शन फी को कम करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यकीनन हमारे बाकी के कस्टमर भी सेम ही कंडीशन रखेंगे। स्क्वाड किंग भी इस बात पर हाँ करता है और फिर उन लोगों से पूछता है, इस वक्त नोक्वान पवेलियन को प्रोटेक्शन करने का जिम्मेदारी किसके पास है। इस बात को सुनकर सेकंड ब्रदर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अभी के लिए इसकी जिम्मेदारी उसके पास ही होता है। वो घबराते हुए अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलता है, ये हमारा हिडन ड्रैगन हॉल है। जिसे सुनने के बाद स्क्वाड किंग बोलता है, हिडन ड्रैगन हॉल तो किंग युआंग और सोयंग पवेलियन को भी प्रोटेक्ट करता था, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है। ड्रैगन यंग मास्टर बोलता है, किसी भी चीज पर कीमत को कम करने से दिक्कत पैदा होना आम बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से गोल्डन ड्रैगन एजेंसी पर कोई हादसा हो जाता है तो फिर रातों रात गोल्डन ड्रैगन एजेंसी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इस बात को सुनकर स्क्वाड किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, और तुम इसे एक प्लानिंग कहते हो।
स्क्वाड किंग को गुस्से में देखकर सेगन यंग मास्टर के पसीने छूटने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है, प्लीज हमें सोचने के लिए थोड़ा और समय दीजिए। ऐसे समय में जल्दबाजी ना करना और हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के प्रतिष्ठा को बचाए रखना बहुत ही जरूरी है। स्क्वाड किंग बोलता है, ये बात हिडन ड्रैगन हॉल के किसी और लोगों के मुंह से शोभा देता है, लेकिन जबकि तुम हिडन ड्रैगन हॉल का मास्टर हो तो क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना चाहिए था। सेगन यंग मास्टर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। स्क्वाड किंग उसको बोलता है, वो अपने प्रोटेक्शन फी को बनाए रखेंगे तो 5 दिनों के अंदर अंदर नोक्वान पवेलियन के मास्टर के मन को बदलने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। इसे सुनकर सेगन यंग मास्टर चौंकते हुए बोलता है, सिर्फ 5 दिन, इतना कम समय। स्क्वाड किंग बोलता है, मैंने सुना है कि गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के नोक्वान हॉल के मास्टर ने नोक्वान पवेलियन को सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही मना लिया। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम उससे भी कम काबिल हो? इस बात को सुनकर सेगन यंग मास्टर आगे और कुछ भी नहीं बोल पाता है और अपना सर झुकाते हुए बोलता है, नहीं, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तभी शिपमेंट मैनेजर आके बोलता है, अब हमारे एजेंसी में दूसरी बात, हर सर्दियों में नानजिंग मर्चेंट यूनियन गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को एक बहुत ही मोटा रकम देकर एक निश्चित जगह का प्रोटेक्शन लेता है, लेकिन इस बार वो लोग ये मौका हमें यानी कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को देना चाहता है। झोंगरियोंग नानजिंग मर्चेंट यूनियन के बारे में सोचते हुए हमें बताता है, नानजिंग मर्चेंट यूनियन एक बहुत ही बड़ा मर्चेंट फैमिली है जो ट्रेड के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाता है। अभी के लिए वो होंगजो के सबसे ब्यूटीफुल गार्डनों के मालिक है। इसे पेयर फ्लावर गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये जगह ठंड के मौसम में प्रिंस चेन के रेसिडेंट के तौर पर फेमस है, जो एम्परर का रिलेटिव है, और इसी वजह से नानजिंग मर्चेंट यूनियन पेयर फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन के लिए गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को हर ठंड के मौसम में एक बहुत ही मोटा रकम देता है। झोंगरियोंग बोलता है, मेरे पिछले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग किसी दूसरे स्क्वाड एजेंसी को ये काम सौंपा है। ये तो पिछले वर्ष से काफी अलग है। और तभी सेगन यंग मास्टर बोलता है, ये एक साजिश है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी अपने कीमतों को कम करने के लिए फेमस है, लेकिन उन लोगों ने कभी पेयर फ्लावर गार्डन के लिए अपने कीमत को कम नहीं किया। इसके बजाय उन लोगों ने हमेशा बेतुकी रकम को असूल किया है, जैसे कि 3 महीनों के लिए 300 गोल्ड के नियम। इतने मोटे रकम के बारे में सुनकर रेड ड्रैगन हॉल और येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। सेगन यंग मास्टर आगे बोलता है, वो कमीने मर्चेंट शायद से हम लोगों को सिर्फ हायर करना चाहता है ताकि वो लोग गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के रकम को कम कर पाए। स्क्वाड किंग बोलता है, हम अपने प्लान्सों को इन सब बातों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सेगन यंग मास्टर बोलता है, गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का ऑनर प्रिंस जेंग के वाइफ का रिलेटिव है, इस वजह से वो लोग रकम को तो कम कर सकता है, लेकिन उनके रिश्ते के वजह से कॉन्ट्रैक्ट को इतने आसानी से रोका नहीं जा सकता। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे नहीं पता है कि उसको ये बात कैसे पता चला, लेकिन अगर उसके बातें सच है तो फिर ये एक साजिश होने का चांस है। स्क्वाड किंग बोलता है, तो इसी वजह से वो लोग अपने खर्चे को कम करने के लिए हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का इस्तेमाल करने का साहस कर रहा है। फिर स्क्वाड किंग थर्ड यंग मास्टर से पूछता है, आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सेवन पवेलियन का मास्टर थर्ड यंग मास्टर घबराते हुए बोलता है, क्या मैं? और फिर बताता है, अगर मैं नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर होता तो फिर मैं ये अफवाह फैला देता कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का प्लानिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा होने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर देना चाहिए। हमने पहले भी उन्हें रकम को कम करने के लिए इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए देखा है। अगर हम लोग उन्हें उनके मर्जी से चलने देते हैं तो फिर लोगों के बीच हमारा मजाक बन के रह जाएगा। झोंगरियोंग थर्ड यंग मास्टर के बातें सुनकर अपने मन में बोलता है, वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल सही लगता है। उसके माँ के फैमिली वाले बिजनेस वर्ल्ड के बारे में काफी सारे जानकारी रखता है, इसीलिए उसके
लिए मर्चेंट के तौर तरीकों को जानना आम बात है। और तभी स्क्वाड किंग झोंगरियोंग को बोलता है, आखिरकार तुम्हें इस बारे में क्या कहना है 17वें पवेलियन का मास्टर। ये सुनकर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। और फिर बोलता है, मैं तीसरे भाई के बातों से सहमत हूँ। ये सुनकर थर्ड यंग मास्टर मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। स्क्वाड किंग सोचते हुए बोलता है, तो बुरी खबर के लिए हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है और अच्छी खबर झूठ से भरी हुई है। तभी झोंगरियोंग बोलता है, लेकिन अगर मुझे डिसीजन लेने का अधिकार होता तो फिर मैं नानजिंग मर्चेंट यूनियन से खुद मिलने जाता और गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को मिलने वाले रकम से आधे कीमत पर पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन करने का ऑफर देता। रकम को कम करने के बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाता है। स्क्वाड किंग पूछता है, आधी कीमत, लेकिन आखिरकार हम ऐसा क्यों करेंगे? झोंगरियोंग बताता है, सबसे पहले तो 300 नियंग प्रोटेक्शन फी, ये इतना ज्यादा है कि अगर हम इसका आधा भी कर देते हैं तो भी हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, हमारे द्वारा दिया गया ऑफर को ध्यान में रखते हुए नानजिंग मर्चेंट यूनियन और गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को 150 नियंगों से भी कम कीमत पर अपना सौदा करना होगा। और अगर हम अपने रकम को एक बार और आधा कर देते हैं तो फिर गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को फिर 75 नियंगों के साथ ही अपना सौदा करना होगा। जबकि वो मार्चेंट हमारे हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर बेहतर होगा कि हम गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को एक बहुत ही बड़ा नुकसान कर दे। ये सुनकर सेकेंड यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर गुस्से के साथ चिल्लाते हुए झोंगरियोंग को बोलता है, तुम सिर्फ और सिर्फ गोल्डन ड्रैगन एजेंसी का नुकसान करवाने के लिए उनके कठपुतली बनकर काम करने के लिए तैयार हो। हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे तुम उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। झोंगरियोंग बोलता है, कभी कभी कठपुतली बनकर काम करना भी जरूरी होता है और इसमें तो हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि गोल्डन ड्रैगन एजेंसी वोल्सेओंग बीच के आसपास के शराब खानों पर अपने कीमत को आधा करने में काबिल हो पाए, क्योंकि उन लोगों को बीमा के तौर पर इस फ्लावर गार्डन से बहुत ही मोटा रकम मिलता है। अगर हम पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन फी को कम से कम आधा करने के लिए नानजिंग मर्चेंट यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो लोग नोक्वन पवेलियन और गोल्सेओंग ब्रिज के आसपास के जगहों के बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्क्वाड किंग झोंगरियोंग के बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने लगता है और झोंगरियोंग आगे बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नानजिंग मर्चेंट ग्रुप को सिर्फ इससे फायदा उठाने देंगे। इसमें एक का नुकसान और दूसरे का फायदा है। हमें वो करने की जरूरत है जो इसके लिए जरूरी हो। उन्हें कम से कम 75 नियांगों में से 35 नियांग तो मिलना ही चाहिए, ये पक्का करने के लिए कि वो लोग बाद में आकर कोई भी शिकायत ना कर पाए। हमें शुरू से ही सब कुछ सही कर लेना चाहिए। इसे सुनने के बाद स्क्वाड किंग ब्लू ड्रैगन हॉल के मास्टर से पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, मेरे हिसाब से हमें यही करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, अगर स्क्वाड कमांडर और शिपमेंट मैनेजर इकोनॉमी एडवाइजर हैं, तो ब्लू ड्रैगन हॉल के मास्टर को हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है, यानी कि सलाहकार। अगर वो मुझसे सहमत है तो फिर इस बार में बातचीत करने की और कोई भी जरूरत नहीं है। शिपमेंट मैनेजर हंसते हुए झोंगरियोंग को बोलता है, लड़के ऐसा लगता है कि तुम गैम्बलिंग डेन में रह कर कुछ अच्छा स्किल सीख लिया। स्क्वाड किंग भी खुश होते हुए बोलता है, चाहे वो सरके हो या मूडी में या फिर बिजनेस वर्ल्ड हो, लोगों का एक दूसरे के साथ झगड़ने में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, आज तुम्हारा सलाह काफी काम का था। स्क्वाड किंग के मुंह से झोंगरियोंग की तारीफ सुनकर यंग मास्टर पूरी तरीके से जल जाता है और इधर झोंगरियोंग खुश होते हुए स्क्वाड किंग को शुक्रिया कहता है। झोंगरियोंग स्क्वाड किंग से पूछता है, क्या मैं बातचीत खत्म होने से पहले कुछ और पूछ सकता हूँ? स्क्वाड किंग बोलता है, तुम्हें अभी भी कुछ
कुछ कहना है। जोंगरियोंग अपने कुर्सी से खड़ा होते हुए बोलता है, ये सर्दी के दौरान पेयर फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन के बारे में है। अब जबकि हम ऑलरेडी इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम उनका कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए क्यों नहीं ले लेते हैं। पर मौजूद कोई भी जोंगरियोंग के इस बात का जवाब नहीं देता है। फर्स्ट यंग मास्टर जोंगरियोंग को बोलता है, क्या तुम भूल गए कि इस वक्त हम किस हालात में हैं? तो हॉल मास्टर भी नहीं हो, इसीलिए इसे इतना हल्के में मत लो। जोंगरियोंग तुरंत ही माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि हम उनका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। और परेशान होते हुए अपने मन में बोलता है, अरे नहीं, मैंने तो लगभग अपने लाइन को क्रॉस कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक 22 साल का लड़का हॉल मास्टर को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहा था। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर जोंगरियोंग से पूछता है, हम जानना चाहते हैं कि 17 पवेलियन के मास्टर को ऐसी कौन सा चीज इतना क्यूरियस किया, आगे बढ़ो और हमें बताओ। जोंगरियोंग बताता है, दरअसल यही वजह है कि पीस फ्लावर गार्डन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब प्रिंस चेन से है? जोंगरियोंग बताता है, हाँ बिल्कुल, गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। होंगजो के लिए तरह तरह के बिजनेस के लिए नॉर्मल प्रोटेक्शन फी आधा है। अगर ये पीस फ्लावर गार्डन और प्रिंस चेन के लिए नहीं होता, तो मुझे यकीन है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ओनर किसी भी स्क्वाड एजेंसी से प्रोटेक्शन लेना चाहेगा जिनका हिस्ट्री एक प्रिंस और उनके लोगों को काट करने के लिए है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उनका स्टेटस भी बहुत ही हाई है। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, तुम हमारे बारे में न्यूज फैलाने के लिए प्रिंस चेन का इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी पहले से ही बहुत फेमस है। जोंगरियोंग बोलता है, जब बात ट्रेडिशनल स्क्वाटिंग की हो तब हमसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब बात मैनोर की प्रोटेक्शन के हो, मतलब कि किसी रॉयल फैमिली या ऊंचे दर्जे की फैमिली की बात हो, तब फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी हमसे आगे हैं। इस बात को सुनकर स्क्वाड किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के बारे में बताया जाता है कि अगर होंगजो के सभी मैनर्स को उनके संपत्तियों के हिसाब से रैंक किया जाता, तो फिर टॉप रैंक में से 4 पीस फ्लावर गार्डन को छोड़कर तो फिर बाकी के सब फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के अंडर में आता। जोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी जो जेजियांग प्रोविंस के कंट्रोल में होने का दावा करता है, पीस फ्लावर गार्डन सच में एक सरदर्द है। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, तो तुम हमें मेनोर प्रोटेक्शन बिजनेस को एक्सपेंड करने का सुझाव दे रहे हो, और इसी वजह से तुम चाहते हो कि हम प्रिंस चेन का इस्तेमाल करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट करें। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के साथ कंपटीशन करना चाहते हो, लेकिन मैं गलत था। सच में तुम तारीफ के काबिल हो। खुद की तारीफ सुनकर जोंगरियोंग शुक्रिया कहते हुए बेवकूफ की तरह हंसने लगता है, और तभी स्क्वाड किंग बोलता है, ऐसे दावे का कोई भी मतलब नहीं है जो खोखले हो। जिसे सुनकर जोंगरियोंग बोलता है, हालांकि पीस फ्लावर गार्डन के ऊपर गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का बहुत ही लंबे समय से कंट्रोल है, लेकिन इससे बचने का तो कोई ना कोई तरीका जरूर से है, और इसका जवाब तो सिर्फ नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर के पास ही है। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, इस दिक्कत का चाबी सच में प्रिंस चेन हो सकता है। वो 10 सालों से भी ज्यादा समय से पीस फ्लावर गार्डन में रह रहा है, इसलिए नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर वही है, और अगर ऐसा है तो फिर जरूर से उसके पास कोई तरीका होना चाहिए, शायद से कोई ऐसा तरीका जो हमारे काम आ सके। रेड ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, मैं 17वें पवेलियन के मास्टर के बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। सभी खबरों के साथ हमारे पास चीजों को हिला देने का एक मौका है। नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर को ऑफर देने के बारे में हमें बताने के लिए शुक्रिया। स्क्वाड किंग बोलता है, ऐसा लगता है कि अब हमारे पास एक बिल्कुल सही एल्डर काउंसिल है, तो फिर नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर से कौन मिलना चाहेगा? जोंगरियोंग खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, ये हुई ना बात। हालांकि ये सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल लग सकता है, लेकिन नानजिंग मर्चेंट यूनियन के साथ बातचीत करना किस्मत पर निर्भर करता है। अब आगे का काम एल्डरों के ऊपर निर्भर करता है। मुझे बस मदद का ऑफर देने के लिए सही मौके का इंतजार करना चाहिए और
और वो ये बोल ही रहा होता है कि तभी ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, क्यों ना हम इस काम को संभालने का काम 70वें पवेलियन मास्टर को दे। जिसे सुनकर झोंगरियोंग बहुत ही शॉक हो जाता है। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर आगे बोलता है, क्योंकि इस बार में बातचीत करने का सुझाव पहले उसी ने दिया, तो फिर क्यों ना हम ये काम उसे ही करने दे। बातचीत करने के दौरान दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसे सिर्फ वही बिल्कुल सही तरीके से संभाल सकता है। इस बात से सेकेंड यंग मास्टर थोड़ा चिढ़ने लगता है और झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, इस फ्लावर गार्डन के बारे में नानजिंग मर्चेंट यूनियन के साथ बातचीत करना कोई आसान काम नहीं है। क्या इसे सच में वो लोग सिर्फ एक पवेलियन मास्टर के ऊपर छोड़ना चाहते हैं? स्क्वाड किंग झोंगरियोंग से पूछता है, क्या तुम ये मौका लेना चाहते हो? झोंगरियोंग अपने मुट्ठी को जोर से कसते हुए अपने मन में बोलता है, ठीक है, चलो इस बार में ज्यादा ना सोचा जाए। हालांकि इसमें नाकामयाब होने पर मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन कामयाब होने पर मुझे इनाम भी मिलेगा। जिसके बाद झोंगरियोंग बोलता है, ठीक है, मैं इसमें अपना पूरा पेश दूंगा। और फिर इसी के साथ यहाँ से सीन चेंज होकर हमें पीस फ्लावर गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि झोंगरियोंग नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर से मिलने के लिए आ चुका है, जहाँ पर कि वो नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर को अपने बारे में बताता है। जिसे सुनने के बाद लीडर बोलता है, मैंने तो स्क्वाड कमांडर और शिपमेंट मैनेजर के आने की उम्मीद किया था। झोंगरियोंग बोलता है, मुझे हर एक चीज के लिए परमिशन दिया गया है, इसीलिए हमारे बीच के बातचीत के दौरान किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूनियन लीडर बोलता है, स्क्वाड किंग ने अपने एल्डरों के बजाय अपने चौथे बेटे को यहाँ पर भेजा, तो फिर आखिरकार मैं इस बार में चिंता कैसे ना करूँ? झोंगरियोंग बोलता है, मैं यहाँ पर किसी कारण के वजह से आया हूँ। मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के प्रोटेक्शन फी को कम करने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी के कठपुतली बनकर काम करना नहीं चाहते हैं। यूनियन लीडर बोलता है, तो तुम ये जानने के बावजूद यहाँ पर आए हो कि गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। झोंगरियोंग बोलता है, हमने इस बारे में अच्छे से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम दोनों को ही इससे कुछ हासिल करना है। जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है, वो मेरे बातों पर ध्यान दे रहा है। ओपोनेंट जियांगनान प्रोविंस के नाम से जाने जाने वाले बैटलफील्ड से बच गया है, जिसके बाद उसने नानजिंग मर्चेंट यूनियन को स्टैब्लिश किया, और ये वो शख्स है जिसे ओल्ड पॉइजनस स्नेक के नाम से जाना जाता है। और तभी यूनियन लीडर अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए बोलता है, मैं जानता था कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी में ऐसा कोई तो होगा जो सब कुछ समझ जाएगा। और फिर आगे बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं अपना संस्कार भूल चुका हूँ। मैंने तुम्हें अभी तक बैठने के लिए नहीं कहा, प्लीज बैठ जाओ। और फिर झोंगरियोंग से पूछता है, क्या तुम पीना चाहोगे? झोंगरियोंग बोलता है, जब हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेंगे तब मैं पीऊंगा। यूनियन लीडर बोलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हें गोल्डन ड्रैगन एजेंसी पर नजर रखने का मौका दे रहा हूँ, और साथ में वोल्सेओंग ब्रिज के आसपास के शराब खाने और ब्रोथलों का प्रोटेक्शन भी। झोंगरियोंग बोलता है, और हम आपको हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के नाम का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। यूनियन लीडर बोलता है, सभी मर्चेंट को दो चीजें सही ढंग से करना आना चाहिए। पहला है हिसाब किताब करना, और दूसरा है चीजों को सही ढंग से तोलना। इस मीटिंग के साथ हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को एक बहुत ही बड़ा झटका देगा। इसके अलावा तुम्हें वोल्सेओंग ब्रिज के आसपास के बिजनेस पर भी कंट्रोल मिल जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एजेंसी का नाम इस्तेमाल करने से मुझे उतना फायदा होगा जितना कि तुम्हें हो रहा है? झोंगरियोंग बोलता है, मैं समझ गया, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये बोलकर झोंगरियोंग उन्हें कुछ देता है, जिसे देखकर यूनियन लीडर पूछता है, आखिर ये क्या है? झोंगरियोंग बताता है, ये हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के द्वारा नानजिंग मर्चेंट यूनियन को भेजा गया एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनियन लीडर बोलता है, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट? झोंगरियोंग बताता है, 3 महीने के लिए 200 नियांग। ये गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के हिसाब से 100 नियांग कम है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आपने बताया
बताया कि हम दोनों के प्रॉफिट का वजन बराबर नहीं था, है ना? तो क्या आपको नहीं लगता है कि तराजू को बैलेंस करने के लिए ये काफी है? यूनियन लीडर बोलता है, तुमने तो मेरे लिए चीजों को बहुत ही मुश्किल बना दिया। झोंगरियोंग बटली उठाते हुए बोलता है, बदले में सभी परेशानियों से हम निपटेंगे। हम गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के मालिक और प्रिंस जेन की पत्नी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, जिसके वजह से आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन हर एक के लिए 300 नियांग के भारी कीमत पर 10 सालों से भी ज्यादा समय तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। यूनियन लीडर बोलता है, मैं हैरान नहीं हूँ कि तुम इस बारे में जानते हो, लेकिन उस बकवास के बारे में बात करने का क्या मतलब है? झोंगरियोंग बोलता है, जरूर से अगर नानजिंग मर्चेंट यूनियन बर्बाद हो जाए तो फिर प्रिंस चेन के पत्नी को भी चिंता होगी। मैंने सुना है कि फुजियांग प्रोविंस में इन दिनों नमक से पूरी तरीके से भर चुका है। झोंगरियोंग के इस बात को सुनकर यूनियन लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सिर्फ हाँ में सर हिलाता है, जिसे देखकर झोंगरियोंग स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि आप मुझे अकेले में कुछ बताना चाहते हैं, तो अगर आप इजाजत देते हो तो क्या मैं अपने साथियों को आपके यहाँ थोड़ा आसपास घूमकर आने के लिए कह दूं? हमें ये पता लगाना है कि इस स्क्वाड को कहाँ रखा जाए और उनमें से कितने को यहाँ पर जरूरत है। जिसे सुनने के बाद यूनियन लीडर अपने पास एक बंदे को बुलाता है और इन दोनों को आसपास घुमाने के लिए बोलता है। हमें दिखाया जाता है कि यूनियन लीडर के चेहरे से थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा है। उन दोनों के जाने के बाद यूनियन लीडर झोंगरियोंग से पूछता है, आखिरकार तुम इस बारे में कैसे जानते हो? यूनियन लीडर शायद से यहाँ पर इसलिए घबरा रहा है क्योंकि पुराने जमाने में नमक को खरीदना या बेचना गैर कानूनी होता था। झोंगरियोंग यूनियन लीडर को बताता है, मुझे इस बारे में सहयोग से कहीं से पता चला। इसके बाद झोंगरियोंग हमें बताता है कि मेरे पिछले लाइफ में आज से लगभग 5 साल पहले नानजिंग मर्चेंट यूनियन जो फुजियांग प्रोविंस में एक फ्रॉड कंपनी चला रहा था, तब नमक को समुद्री रास्ते से स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाने के बाद बहुत ही बड़े मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करना नेशनल लॉ के खिलाफ है। जांच पड़ताल के बाद ये पता चला है कि प्रिंस चेन के पत्नी इन सभी चीजों के पीछे थी। यहाँ तक कि प्रिंस चेन को भी इस बारे में पता नहीं था कि उनका पत्नी इन छोटे बड़े मामलों को किस तरीके से निपटा रही है। जब नानजिंग मर्चेंट यूनियन ने हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को ये ऑफर दिया, उसी वक्त तुरंत ही मुझे उस इंसिडेंट के बारे में याद आ गया। फिर झोंगरियोंग यूनियन लीडर को बोलता है, चिंता मत कीजिए, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे पास इस बात को सबके सामने लाने का कोई भी इरादा नहीं है। जब तलवार मयान के अंदर रहता है तब वो ज्यादा डरावना लगता है। यूनियन लीडर पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो? झोंगरियोंग बोलता है, मैं क्या चाहता हूँ? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए आप पर प्रेशर डाल रहा हूँ तो फिर आप गलत हैं। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए 10 दिन इंतजार कीजिए और उन समय के दौरान मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के ऊपर से प्रिंस चेन और उनके पत्नी का भरोसा पूरी तरीके से उठ जाए। इसी के साथ यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें झोंगरियोंग को उस स्क्वाड वॉरियरों के साथ एक नदी के किनारे दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग इस जगह पर इसलिए आया है क्योंकि प्रिंस चेन यहीं से उतरकर इस फ्लावर गार्डन में जाने वाला है और यहाँ पर ये लोग प्रिंस चेन को स्क्वाड करने के लिए आया है। और ठंड इतना ज्यादा था कि नदी का पानी भी जमकर बर्फ बन चुका है। वहाँ पर येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर भी होता है जो कि बोलता है, 10 साल हो चुका है जब मैंने पहली बार जिनहंग गेट कैनल को जमा हुआ देखा है। झोंगरियोंग बोलता है, सर्दी के दिनों में मौसम दिन और रात में बदल जाता है। रेड ड्रैगन हॉल का मास्टर झोंगरियोंग से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्रिंस चेन यहीं पर उतरेंगे? वो हमेशा सन विलेज स्पॉट का इस्तेमाल करता था जो वहां से कुछ किलोमीटर नीचे है। झोंगरियोंग बोलता है, जैसा कि इस जगह के नाम से पता चलता है कि ये एक धूप वाली जगह है जो जियांगांग के सर्दियों के टेम्परेचर से नहीं जमती है। हालांकि रात के दौरान यहाँ पानी जम जाता है, इसीलिए जहाज को चलाना मुश्किल होगा। आप
प्रॉब्लम ये है कि अगर हम प्रिंस चेंग और उनके फैमिली को स्क्वाड करें तो भी इस जगह से पीस फ्लावर गार्डन सिर्फ 4 किलोमीटर ही दूर है, और अगर हम धीरे धीरे भी चले तो भी हमें सिर्फ एक बार के खाना खाने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमें इतने से कम समय के अंदर ही उन्हें अपने पास लाना होगा। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, और हम ऐसा कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर अचानक से रास्ते में कोई हत्यारे आ जाए और हम उन्हें शानदार तरीके से हरा दे। इस बात को सुनकर झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोलता है, ऐसा तो सच में होने वाला है। हालांकि मेरे पिछले लाइफ में प्रिंस चेन ने सभी हत्यारे को मार दिया था, लेकिन इसमें उनके भी आधे से भी ज्यादा लोगों का मौत हो गया। और फिर आगे सोचते हुए बोलता है, हम इसका इस्तेमाल पीस फ्लावर गार्डन के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए कर सकते हैं। और ये भी सोचता है कि लेकिन आखिरकार उनका अंदाजा इतना ज्यादा सही कैसे था। और तभी गाबोलियोंग सामने कुछ देखकर झोंगरियोंग को बोलता है, यंग मास्टर जहाज आ रहा है। हमें दिखाया जाता है जैसा कि झोंगरियोंग ने कहा था, बर्फ की वजह से जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। और शिप का कैप्टन एक बंदे को बोलता है, बर्फ के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें जहाज को यहीं पर रोकना होगा। तभी कैप्टन का ध्यान सामने झोंगरियोंग और उनके लोगों के ऊपर पड़ता है, जिसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो जो दिन के उजाले में अपने साथ तलवार लेकर घूम रहे हो? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर अपना नाम बताते हुए बोलता है, मैं हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी से हूँ। प्लीज प्रिंस को जाकर बता दो कि उनका एक पुराना दोस्त उनको नमस्ते कहना चाहता है। झोंगरियोंग इस बात को सुनकर हैरान होते हुए बोलता है, पुराना दोस्त? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, ज्यादा उम्मीद मत करो। जब मैं एक यूनिफॉर्म गार्ड हुआ करता था तब मैं प्रिंस चेन का स्क्वाड करता था। मुझे वो पल याद आया तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार में बताकर एक चांस लिया जाए। और तभी प्रिंस चेन बाहर आकर येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर को देखकर बोलता है, अरे नहीं, क्या ये सच में तुम ही हो? मैंने तो तुम्हें बहुत लंबे समय बाद देखा। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर प्रिंस चेन को देखने के बाद उनके आगे झुककर उन्हें ग्रीट करता है, जिसके बाद बाकी सभी भी उनको ग्रीट करता है। प्रिंस चेन एक बंदे को बोलता है, मैं अपने एक पुराने दोस्त से बात करना चाहता हूँ, जल्दी करो और जहाज को डॉक पर लेकर चलो। जिसके बाद प्रिंस चेन और उनके पत्नी जहाज से उतर जाता है। और प्रिंस चेन के पत्नी की खूबसूरती को देखकर तभी स्क्वाड और घायल हो जाता है। और ये जो दूसरी लड़की होती है ये प्रिंस चेन के बेटी है। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, योर हाइनेस प्रिंस चेन, उनके पत्नी और उनके बेटी को हमारा ग्रीटिंग। प्रिंस चेन येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर के पास जाकर बोलता है, वाह, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, लॉर्ड हम आपका यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। प्रिंस चेन पूछता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आऊंगा? और तभी हमें झोंगरियोंग को दिखाया जाता है, जिसका नजर प्रिंस चेन के बेटी के ऊपर पड़ता है। और वो उसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है, अगर मैं अपने पिछले लाइफ में शादी कर लिया होता तो फिर इस लड़की के उम्र की मेरा भी एक बच्चा होता। काश कि उसे मैं अपने साथ एक दावत के लिए बुला पाता। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर प्रिंस चेन के सवालों का जवाब देते हुए बोलता है, जियांगनान में 2 दिन पहले ठंड इतना ज्यादा बढ़ गया कि नदी का पानी भी बर्फ बन गया। इसीलिए हमने ये अंदाजा लगाया कि आप सान विलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद प्रिंस चेन हंसते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल सही थे, मैं ठंड से बचने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मेरा पीछा किया है। और फिर आगे पूछता है, लेकिन आखिरकार मैं गोल्डन ड्रैगन एजेंसी और नानजंग मर्चेंट यूनियन के लोगों को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, वो लोग शायद से आपका इंतजार सन विलेज पोर्ट पर कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ का पानी अभी तक नहीं जमा है, इसीलिए शायद से उन लोगों को इस जगह के हालातों के बारे में पता नहीं है। प्रिंस चेन पूछता है, और लेकिन तुम्हें इस हालात के बारे में कैसे पता चला? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बताता है, हमने बस ये देखा कि कल रात ठंड कुछ ज्यादा ही था। और फिर झोंगरियोंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, लेकिन अगर इन्होंने सुबह सुबह कैनल को चेक नहीं किया होता हम लोग तो यहाँ पर आते भी नहीं। जिसे सुनकर प्रिंस चेन बोलता है, वो क्या ऐसा बात है, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर झोंगरियोंग के बारे में आगे बताते हुए बोलता है, वो हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के ओनर का बेटा,
ली झोंगरियोंग है। इस साल के इंपीरियल एग्जाम में टॉप स्कॉलर बनने के बाद वो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अपने होम टाउन वापस लौट आया। झोंगरियोंग बोलता है, मैं ली झोंगरियोंग योर इंपीरियल हाइनेस प्रिंस जेंग को ग्रीट करता हूँ। प्रिंस जेन हंसते हुए पूछता है, तो तुम सुबह सुबह उठकर कैनल को चेक करने के लिए आ गए है ना? झोंगरियोंग बोलता है, ये उतना भी खास नहीं था, प्लीज मेरे हरकतों पर बुरा मत मानिएगा। प्रिंस जेन बोलता है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे एक्नॉलेज ना किया जाए, लेकिन ऐसा भी कोई काम नहीं होता है जिसके पीछे कोई मतलब ना हो। इस बात को सुनकर झोंगरियोंग थोड़ा घबरा जाता है और प्रिंस जेन आगे बोलता है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो फिर तुम हमें पीस फ्लावर गार्डन तक ले जाने के लिए ऑफर करने वाले हो और उस घोड़े गाड़ी को मेरे पत्नी और मेरे बेटी के लिए तैयार की गई है लगता है। झोंगरियोंग घबराते हुए प्रिंस जेन को कुछ कहने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता है। प्रिंस जेन बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है ये पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन के कंट्रोल को पाने के लिए है? जेन के इस बार में बताने की वजह से येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर काफी ज्यादा घबरा गया है। झोंगरियोंग भी घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये वाकई काफी ज्यादा हैरानी की बात है। इसके अलावा मैंने उनके मुंह पर इस तरह के मुस्कान के साथ ऐसे बातें कहने का उम्मीद नहीं किया था। किसी पुराने दोस्त के मिलने के खुशी के बाद भी उन्हें इस बारे में सोचने का समय मिल चुका था। वो कोई आम इंसान नहीं है, उनका पर्सनालिटी जैसा दिखता है उससे काफी अलग है। प्रिंस जेन हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। सच कहूं तो गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी ने मुझे एक लेटर भेजा था जिस पर उन लोगों ने बताया कि पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन के लिए स्क्वाड एजेंसियों के बीच बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो रहा है और मुझे ये पक्का करना चाहिए कि गेहूं को भूसे से अलग किया जाए, मतलब कि बाकी स्क्वाड एजेंसी को कोई भी मौका ना दिया जाए। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सिर्फ एक बहाना है और वो लोग चाहता है कि मैं सिर्फ गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को ही सपोर्ट करूँ, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं नानजंग मर्चेंट यूनियन का कर्जदार हूँ। और फिर अपने पत्नी की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे जान तुम इस बारे में क्या सोचते हो? प्रिंस जेंग के पत्नी बोलती है, आप जो भी कहेंगे मैं उसमें सहमत होंगी। प्रिंस जेंग हंसते हुए येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर को बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने फिर से तुम्हें कोई मुश्किल में डाल दिया है। और फिर उनके हाथ पकड़कर बोलता है, मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, लेकिन इस बार तुम्हें इससे गिव अप करना होगा क्योंकि आखिरकार गोल्डन ड्रैगन एजेंसी का ऑनर मेरे पत्नी की कजन है। अगर वो हांगजो में रहने के दौरान उसका साथ ना दे तो फिर ये कैसा दिखाई देगा? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, मैं आपके बात को समझ सकता हूँ। झोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं इसे इतना करीब पाने के बाद ऐसे ही इस तरीके से खत्म होने नहीं दे सकता। जिस तरीके से प्रिंस जेन के पत्नी को गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के बीच अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, ठीक उसी तरीके से उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि गोल्डन ड्रैगन एजेंसी उनके साथ कैसे पेश आता है। मुझे उनके पत्नी के सामने उनके चापलूसी से शुरू करना चाहिए। और फिर झोंगरियोंग बिल्कुल वैसा ही करते हुए प्रिंस जेन को बोलता है, योर इंपीरियल हाइनेस हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिचुएशन आपको मुश्किल में डाल देगा। अगर ऐसी बात है तो फिर हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी इस कॉन्ट्रैक्ट के फाइट से पीछे हट जाएगा। जिसे सुनकर प्रिंस जेन थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी झोंगरियोंग बोलता है, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही घोड़े गाड़ी को तैयार कर लिया है तो इसीलिए प्लीज आप हमें पीस फ्लावर गार्डन तक स्क्वाड करने दीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान का बात होगा। ये सुनकर येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर हैरान होकर झोंगरियोंग की तरफ देखने लगता है और फिर प्रिंस को बोलता है, हाँ योर इंपीरियल हाइनेस बाहर इंतजार करने के बजाय बेहतर होगा कि आप अपने पत्नी और बेटी के साथ कैरेज के अंदर जाकर बैठे, वैसे भी बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा है। प्रिंस जेंग हंसते हुए बोलता है, क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? दोस्त होने के नाते मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को इतना फेवर तो कर ही सकते हैं। ये देखने के बाद झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, वांग ने इस मौके का फायदा उठाया और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी बनाया। आप मुझे प्रिंस जेंग के पत्नी को किसी तरह तब तक के लिए मनाने की जरूरत है जब तक कि हम पीस फ्लावर गार्डन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक साथ पीस फ्लावर गार्डन के तरफ आगे बढ़ने लगता है और झोंगरियोंग कैरेज के अंदर
और झोंगरियोंग कैरेस के अंदर प्रिंस जेंग के पत्नी को देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे प्रिंस जेंग के पत्नी दिखाई नहीं दे रहा होता है, सिर्फ उसके बेटी ही दिखाई दे रहा होता है। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, मुझे कैरेस में प्रिंस जेंग के पत्नी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके बेटी सिर्फ मुझे ही घूर रही है। प्रिंस जेंग के बेटी बोलती है, ये कितना अजीब है, मैंने इससे पहले जितने भी स्कॉलर को देखा है वो सभी बहुत ही बदसूरत हैं। आप हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के ओनर के बेटे हैं, है ना? झोंगरियोंग बोलता है, हाँ मैं उनका चौथा बेटा हूँ योर हाइनेस। प्रिंस जेंग के बेटी बोलती है, आपको मुझे योर हाइनेस कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मुरीम के लोग दुनिया के रीति रिवाज और कानून से बंधे हुए नहीं हैं। मैं हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैंने सुना है कि आप जेजियांग प्रोविंस में सबसे बड़ा स्क्वाड एजेंसी हैं और बहुत ही वेल्दी भी हैं, लगभग इंपीरियल फैमिली जितना। मैंने ये भी सुना है कि आप इंपीरियल एग्जाम में टॉप स्कॉलर बने, आपके पिता को आप पर बहुत ही गर्व होना चाहिए। झोंगरियोंग बोलता है, वो इस तरह के फीलिंग को एक्सप्रेस करने वालों में से नहीं है। प्रिंस जेंग के बेटी पूछती है, आप किस तरह के पोजीशन पर काम करना चाहते हैं? झोंगरियोंग बोलता है, मैंने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा। प्रिंस जेंग के बेटी बोलती है, टॉप स्कॉलर अक्सर हेवनली एकेडमी जाते हैं, तो आप बीजिंग में ही रहने वाले हैं, है ना? क्या आपके पास बीजिंग में रहने के लिए ऑलरेडी कोई जगह है? झोंगरियोंग बताता है, अभी तक तो नहीं। प्रिंस जेंग के बेटी पूछती है, वैसे आपके उम्र क्या है? अपने उम्र के बारे में पूछते हुए देखकर झोंगरियोंग थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है? क्या वो मेरा पूछताछ कर रही है और फिर अपने उम्र के बारे में बता देता है कि मैं 22 साल का हूँ। ये सुनकर प्रिंस जेंग के बेटी खुश होते हुए बोलती है, आप मुझसे थोड़ा बड़े हैं, मैं 17 साल की हूँ। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझे पोर्ट पर क्यों घूर रहे थे? इस बात को सुनकर झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में बोलता है, उसने मुझे नोटिस कर लिया, लेकिन वो मुझे ऐसे समय पर ये सवाल क्यों पूछ रहा है जबकि प्रिंस जेंग की पत्नी उसके सामने ही। और तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होने लगता है, जिस वजह से जमीन बहुत ही तेज वाइब्रेट करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये एक बैलों का झुंड होता है जो कि तेजी के साथ उन्हीं के तरफ भागते हुए आ रहा था। इसे देखकर येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर सभी को बोलता है, सब लोग जल्द से जल्द ग्रेट ब्लॉक फॉर्मेशन को बनाओ। जिसे सुनते ही सब लोग फॉर्मेशन को बना लेता है और येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर आगे बोलता है, आपसे चाहे वो बैल हो या फिर इंसान, योर हाइनेस के 30 मीटर दायरे पर आने वाले हर किसी को मार डालो। ये सुनकर सभी सोल्जर तीर और भाले से उन बैलों को मारना शुरू कर देता है और येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर अपने स्क्वाड वॉरियरों को प्रिंस जेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। इधर प्रिंस जेंग की पत्नी और बेटी बाहर की तरफ देखते हुए बोलती है, आखिरकार बाहर क्या हो रही है? झोंगरियोंग बोलता है, बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, आप दोनों अंदर ही रहिए। और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिरकार अचानक से यहाँ पर बैलों का झुंड कहाँ से आ गया? क्या मेरे इंटरफेयर करने की वजह से फ्यूचर बदल गया है? और तभी एक बैल भागते हुए आकर उसके घोड़े को टक्कर मार देता है, जिससे वो कूदकर बच तो जाता है, लेकिन शायद से उसका घोड़ा वहीं पर मारा जाता है। झोंगरियोंग प्रिंस जेंग के पत्नी को बोलता है, गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा, मैं उस बैल को रोकने की कोशिश करता हूँ। वो बैल एक जोरदार रोर करते हुए झोंगरियोंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर झोंगरियोंग भी अपने शॉट को बाहर निकालकर उससे मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी गाबुलियोंग उसके ऊपर से कूदते हुए आकर उस बैल को जान से मार देता है, जिसके वजह से उस बैल के बहुत सारे खून सीधा जाकर झोंगरियोंग के मुंह पे लग जाता है। गाबुलियोंग बोलता है, चौथे यंग मास्टर क्या आप ठीक है? झोंगरियोंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तभी अचानक से कहीं से एक तीर आकर सीधा उसके सीने में लग जाता है, जिसके वजह से झोंगरियोंग बहुत ही जोर से उस कैरेज से टकराता है। और ये देखकर प्रिंस जेंग के पत्नी और बेटी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। फिर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, देखो वहाँ पर तो एसेसियंस है। इसके बाद वो दोनों बंदे उस एसेसियंस को पकड़ने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर वो एसेसियंस तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। हमें गाबुलियोंग को दिखाया जाता है, जो कि झोंगरियोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो उसके बॉडी पर लगे हुए खून को देखते हुए बोलता है, यंग मास्टर ये तीर ये तो आपके छाती पर
पर बहुत ही गहरा घुस गया। झोंगरियोंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जल्द से जल्द एक पैसे के पोटली दो। गाबोलियोंग हैरान होते हुए बोलता है पैसों की पोटली। और तभी प्रिंस जोंग वहाँ पर भागते हुए आकर बोलता है फोर्थ यंग मास्टर, मैंने सुना कि मेरी बेटी को बचाते समय आपको तीर लग गया। मैं अपने इंपीरियल डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया हूँ, हमें अपना घाव दिखाओ। झोंगरियोंग तीर को बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर प्रिंस जिंग परेशान होते हुए बोलता है जल्दी से अपना हाथ को हटाओ। लेकिन तभी वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर ऐसा दिखाता है कि वो तीर एक पैसे की थैली पर लगा है, जो कि उसने अभी अभी गाबुलियोंग से लिया था। झोंगरियोंग बोलता है अगर मेरे कपड़ों में ये पैसों का थैली नहीं होता तो फिर मैं मर जाता। और मन ही मन स्माइल करते हुए बोलता है जब मुझे तीर लगा तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो डिवाइन ड्रैगन स्केल आर्मर है। अगर उन्हें पता चलता कि इस आर्मर की वजह से मुझे तीर नहीं लगा तो फिर वो इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता। इस वजह से मैं फिलहाल के लिए इस आर्मर के बारे में सीक्रेट रखूंगा। प्रिंस जिंग बोलता है गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ने आपकी मदद की। झोंगरियोंग प्रिंस जिंग के बेटी से पूछता है योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं? प्रिंस जिंग के बेटी बोलती है मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झोंगरियोंग बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ठीक है। प्रिंस जिंग की बेटी पूछती है कि आप सचमुच जख्मी नहीं हैं, आपका बॉडी तो पूरी तरह से खून से लथपथ है। झोंगरियोंग बताता है ये उस बैल का खून है जो मेरे बॉडी पर आकर गिरा था, इसीलिए चिंता मत कीजिए। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर आसपास चीजों को ध्यान से देखने लगता है और प्रिंस जिंग उसके पास आकर पूछता है वांग आखिर का सिचुएशन क्या है? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बताता है 7 भाले वाले और 3 तीरंदाज के हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, बाकियों को थोड़ा बहुत चोट आया है, लेकिन उनमें से कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं है। प्रिंस जिंग पूछता है क्या किसी का जान गया है? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है नहीं। ये सुनकर झोंगरियोंग खुश हो जाता है। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर आगे बताता है लेकिन वो एसिजन बहुत ही ज्यादा तेज था, इसीलिए हम उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और वो भाग गया, जिस वजह से हमें उसके बारे में पता लगाना मुश्किल होगा। प्रिंस जिंग बोलता है खैर इस पर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है और फिर झोंगरियोंग के पास जाकर बोलता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे मदद के लिए कितने आभारी हैं। अगर तुम दोनों नहीं होते तो फिर किसे पता कि मेरे और मेरे फैमिली के साथ क्या होता। आज जो हुआ उसके बारे में मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके लिए झोंगरियोंग प्रिंस जिंग को शुक्रिया कहता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगता है। उनके फ्लैग को देखने के बाद झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है ये तो गोल्डन ड्रैगन एजेंसी है। गोल्डन ड्रैगन एजेंसी में से गोल्डन ड्रैगन ब्लेड ग्रुप के ऑनर अपने लोगों के साथ झुककर प्रिंस जिंग को रिस्पेक्ट देता है और वहाँ पर नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर भी मौजूद होता है। प्रिंस जिंग उन लोगों को बोलता है इतना लंबा सफर करने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया, फॉर्मेलिटी के लिए इतना ही काफी है, तो प्लीज उठ जाइए। गोल्डन ड्रैगन ब्लेड का ऑनर बोलता है मुझे जब पता चला कि आप जिंगहंग कैनल पर उतरे तब मैं भागते हुए यहाँ पर आ गया। और फिर वहाँ पर मरे हुए बैलों को देखते हुए बोलता है लेकिन आखिरकार ये सब क्या है? प्रिंस जिंग बोलता है ये कुछ भी नहीं है। अचानक बैलों का एक झुंड सामने आ गया और यहाँ पर हड़बड़ी मच गया, लेकिन इन दोनों के आकर मुझसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन दोनों के वजह से कुछ भी बुरा नहीं हुआ। झोंगरियोंग और येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर येलो ड्रैगन ब्लेड के मास्टर से पूछता है क्या आप ठीक है सर? येलो ड्रैगन ब्लेड के मास्टर बोलता है हाँ, हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए काफी लंबा वक्त हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं। और फिर झोंगरियोंग को तरफ देखते हुए बोलता है और आप? जिस पर झोंगरियोंग बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं ली झोंगरियोंग हूँ। जिसे सुनकर येलो ड्रैगन ब्लेड के मास्टर सोचते हुए बोलता है तुम स्क्वाड किंग के चौथे बेटे हो जिसके बारे में पूरे हांगझो में चर्चा चल रहा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर प्रिंस जिंग से पूछता है योर हाइनेस आखिरकार आप इतने जल्दी जहाज से क्यों उतर के आए? हम लोग तो सन विलेज पोर्ट पर आपका इंतजार कर रहे थे। और तभी प्रिंस जिंग की पत्नी गुस्से से उसके तरफ आते हुए बोलती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो?
क्या तुम ये जाने बिना पहुंच गए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या तुम्हें पता है कि एक एसेसिन हमारा पीछा कर रहा था? येलो ड्रैगन ब्लेड का मास्टर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है। एक एसेसिन प्रिंस जेंग की पत्नी और भी ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है, अगर ये दोनों इंसान नहीं होते जिन्होंने पहले इस सिचुएशन का पता लगा लिया और हम लोगों को स्क्वाड करने नहीं आते, तो फिर पता नहीं कि आज हम लोगों के साथ क्या होता। प्रिंस जेंग की पत्नी को गुस्से में देखकर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, ये औरत तो काफी ज्यादा डरावना है। खैर उन्हें उतना गुस्सा तो होना ही था, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने पति और बेटी को खो सकती थी, बल्कि इन सब के लिए उन्हें ही दोषी ठहराया चाहता, क्योंकि उनको स्क्वाड करने की जिम्मेदारी उसके चचेरे भाई के पास था। अगर गलती से भी वो तीर प्रिंस जेंग को लग जाता तो फिर रॉयल फैमिली के द्वारा उन्हें और उनके रिश्तेदारों की बहुत ही बुराई किया जाता। प्रिंस जेंग की पत्नी बोलती है, ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा कर लिया है। 10 साल बहुत ही ज्यादा समय होता है। 10 साल में किसी इंसान के दिल की तो दूर की बात, सड़क का एक पत्थर भी बदल जाता है। गोल्डन ड्रैगन ब्लेड का मास्टर माफी मांगते हुए बोलता है, योर हाइनेस, मेरा गुनाह मौत के लायक है। प्रिंस जेंग की पत्नी बोलती है, ये बात सच है कि हम लोगों ने ही उतरने की जगह को बदल दिया है और एसेसिनेट के बारे में अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है, लेकिन दूसरे लोग इस बारे में पता लगाने में कामयाब हो गया कि हम कहाँ उतरेंगे, और यहाँ तक कि एक एसेसिन के हमले के लिए भी तैयार होकर आया था। मैं अपने फैमिली के प्रोटेक्शन काबिल लोगों को सौंपना पसंद करूंगी, जो एसेसिन से भी एक कदम आगे सोचता है। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन ब्लेड का मास्टर हैरान होते हुए बोलता है, लेकिन योर हाइनेस, प्रिंस जेंग की पत्नी उसके बात को अनसुना करके प्रिंस जेंग को बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बातों को सहमति दे और नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर से कहे कि वो पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के हाथों सौंप दे। इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। प्रिंस जेंग थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है, क्योंकि हमें उनसे बहुत ही ज्यादा मदद मिला, इसीलिए मैं नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर से पूछकर देखूंगा कि क्या ये मुमकिन है या फिर नहीं। नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर बोलता है, जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, अगर आप चाहते हैं तो योर हाइनेस, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इस बात को सुनकर गोल्डन ड्रैगन ब्लेड का लीडर मनी मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता है। यूनियन लीडर झोंगरियोंग और येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर के पास आकर बोलता है, मैं नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी से ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इंपीरियल हाइनेस के वहाँ पर रहने के दौरान पीस फ्लावर गार्डन को प्रोटेक्ट करे। प्लीज आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर झोंगरियोंग की तरफ देखता है और झोंगरियोंग इशारे में हाँ में जवाब देता है, जिसे देखकर येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर यूनियन लीडर को बोलता है, हम आपके सेफ्टी और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कहीं पे एक झोपड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वही एसेसिन मौजूद था जिसने प्रिंस जेंग के बेटी के ऊपर हमला किया था, और उसके सामने एक ओल्ड मैन भी था। फिलहाल के लिए उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन प्रिंस जेंग के बेटी को मारने का काम उसी ने ही दिया था। वो एसेसिन ओल्ड मैन को बोलता है, मैं अपने काम में फेल हो गया। ओल्ड मैन बोलता है, प्रिंस जेंग और उसके बेटी फिलहाल के लिए पीस फ्लावर गार्डन में रहेंगे, उसे मारने की कई सारे मौके मिलेंगे, लेकिन पहला और सबसे जरूरी बात यह है कि तभी वो एक डरावने चेहरे के साथ बोलता है, मुझे उस इंसान के बारे में बताओ जो हमारे रास्ते में आया। इसी के साथ फिर से सीन चेंज होकर हमें हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फिर से उन सभी लोगों के बीच मीटिंग हो रहा था और शिपमेंट मैनेजर बोलता है, आज हमारे पास अच्छे और बेहतर न्यूज है। स्क्वाड किंग पूछता है, क्या आप कंफर्म्ड है कि इस बार ये सचमुच अच्छी न्यूज है? शिपमेंट मैनेजर बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। स्क्वाड किंग बताता है, इससे पहले कि हम बातचीत को शुरू करें, मैंने बहुत से पत्थर के चेहरे को देखा है, इसीलिए मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे हैं। शिपमेंट मैनेजर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा की तरह इस बार भी सच बोल रहा हूँ। हालांकि जब बात एल्डर काउंसिल की आता है तब अक्सर ये उल्टा हो जाता है। मेरा मतलब है कि अच्छी चीजें बुरी हो जाती हैं और बुरी चीजें तो उससे भी बदतर हो जाता है। तो चलिए अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात वोल्संग ब्रिज के आसपास के शराब खाने और ब्रोथल के बारे में है। दरअसल गोल्डन ड्रैगन एजेंसी आधे प्रोटेक्शन फी के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उन सभी को रद्द
कर दिया है। ऐसा लगता है कि पीस फ्लावर गार्डन को खोना उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। स्क्वाड कमांडर बोलता है वो लोग इतने आक्रामक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा था, इसका मतलब ये है कि वो लोग अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहे थे और बाद में फसल काटने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब जबकि उनके फंडिंग का सोर्स ही बंद हो गया है, इसीलिए अब उनके पास सिर्फ यही एकलौता रास्ता था। और इस वजह से नोक्वान पवेलियन और बाकी के बिजनेस के मालिकों ने अपना मन बदल लिया है। स्क्वाड किंग फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर से पूछता है क्या तुम लोगों की उनके साथ कोई मीटिंग हुआ है। दोनों बोलता है हाँ हम बस करने ही वाले हैं। स्क्वाड किंग उन दोनों को बोलता है अब से बहुत ही ज्यादा सावधान रहना। भले ही गोल्डन ड्रैगन एजेंसी बाहर है, लेकिन बाकी के एजेंसी और मुरिम सेट बहुत सारे हैं जो वोल्सिंग ब्रिज पर कब्जा करने की इरादा रखता है। जैसा कि तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब तक मुसीबत आता है तब तक बहुत ही देर हो चुका होता है। दोनों ही बोलता है जी हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।